हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खूब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को खूब ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा आपका बोर्ड एग्ज़ाम आपके बहुत करीब आ गया है। और अब लापरवाही बिल्कुल ना करें और अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे ढंग से करें। सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बेटा, तो फिर सर्द से भी बचना है हमें और अपने एग्ज़ाम की पढ़ाई भी करना है, क्योंकि सेहत के साथ साथ हमें पढ़ाई दोनों का साथ साथ ध्यान रखना है। अगर एक भी इसमें से गड़बड़ हुआ तो आपकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, आपका रिजल्ट बेकार हो जाएगा। तो इसलिए खूब अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखें और धीरे धीरे मेहनत करके अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करें। तो समय तो ज़्यादा नहीं बचा है बेटा, लेकिन अभी भी हमारे पास इतना समय है हम लोगों के पास कि अगर आप अभी भी अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते हैं तो अपने रिजल्ट में बेहतर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए, जैसा कि हम लोग डिजीज का सीरीज पढ़ रहे थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में अलग अलग डिजीज को पढ़ रहे थे, तो उसी डिजीज के सीरीज में बेटा जो है आज हम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई डिजीज। और जिस डिजीज का नाम है एड्स। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। एक ऐसी डिजीज है जो इन्फेक्शियस डिजीज है, बहुत ही डेंजरस डिजीज है और ये डिजीज आपके बोर्ड के सिलेबस में भी है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट हो चाहे वो अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट डिजीज पूछी जाती है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इस डिजीज के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या खास बातें हैं डिजीज का, कैसे ये डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में फैलेगी और क्या क्या इस डिजीज के ट्रांसमिशन के मोड हैं, कैसे इस डिजीज से हम बच सकते हैं और क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं है इस डिजीज का। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम एड्स डिजीज पढ़ने से पहले एड्स का मतलब समझते हैं बच्चों। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का क्या मतलब होता है? एक्वायर्ड का मतलब होता है ऐसी डिजीज, एक्वायर्ड का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो हमारे अंदर जन्मजात नहीं मौजूद थी, यानी कि जो हम अपने लाइफ टाइम के दौरान किसी दूसरे लोगों से हमें मिली है। ठीक है, ऐसी डिजीज को हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। और जो डिजीज हम जन्मजात हमारे अंदर मौजूद होती है, बर्थ के टाइम से हमारे अंदर मौजूद होती है, वो डिजीज कहलाती है इन्नेट। ठीक है, या कंजेनाइटल डिजीज कह देते हैं। ठीक है, तो एक्वायर्ड का मतलब होता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी कि ऐसी डिजीज जिसको हम अपने लाइफ टाइम के दौरान किसी दूसरे पर्सन से हम पाते हैं। इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब होता है कि इस डिजीज के होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत वीक हो जाएगा। तो इम्यूनो डिफिशियंसी को बेटा हम लिख देते हैं वीकेंस ऑफ इम्यून सिस्टम। वीकेंस ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड फॉर ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी कि ऐसी डिजीज जिसको हम लाइफ टाइम के ड्यूरिंग किसी दूसरे पर्सन से हम पाते हैं। इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब होता है कि वीकेंस ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा। और सिंड्रोम का मतलब होता है बच्चों, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का क्या मतलब होता है? यानी कि इस डिजीज के दौरान हमें ढेर सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में आने लगेंगे और जिसको हम कह देते हैं सिंड्रोम। जब हमारी बॉडी में किसी डिजीज की वजह से ढेर सारे सिम्टम्स एक साथ आने लगते हैं तो हम उसको बोल देते हैं सिंड्रोम। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारी। ठीक है, उसी तरीके से इस डिजीज में भी ढेर सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में आने लगेंगे जिसको हम लोग कह देंगे सिंड्रोम। ठीक है, तो पहली बात तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई कि एड्स एक ऐसी डिजीज है जो हम अपने लाइफ टाइम के दौरान किसी दूसरे पर्सन से पाते हैं और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और जिसकी वजह से ढेर सारे ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इतना मतलब पता चला। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम इस पे बात करते हैं। तो
अब बच्चों एड्स का मतलब हमें पता चल गया है कि एड्स एक ऐसी डिजीज है जिसको हम अपने लाइफ टाइम के दौरान किसी दूसरे पर्सन से पाते हैं और इस डिजीज में हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स आने लगते हैं, ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स आ जाते हैं और जिसको हम कह देते हैं सिंड्रोम। ठीक है। दूसरी बात कि इसका पैथोजन कौन है, एड्स का पैथोजन कौन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा पैथोजन का मतलब क्या होता है। पैथोजन ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो हमारे बॉडी के भीतर डिजीज कॉज करता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म कहलाता है पैथोजन। ठीक है। तो एड्स का पैथोजन कौन है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से एड्स हमें होता है, तो उस पैथोजन का नाम है बेटा HIV। HIV है, ये एक वायरस है जिसका नाम है, क्या नाम है HIV का, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस एक ऐसे वायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है जिस ग्रुप को हम लोग कहते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ग्रुप से ये HIV वायरस बिलोंग करता है। अब ये रेट्रोवायरस क्या होता है, रेट्रोवायरस वायरस का एक ऐसा ग्रुप होता है बच्चों जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो हमें इतनी बातें पता चल चुकी कि जो एड्स होता है वो HIV वायरस की वजह से होता है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और ये वायरस के एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करता है जिसको हम रेट्रो वायरस कहते हैं। ठीक। आगे हम बात करेंगे, अगर हिस्ट्री की बात कर लें बेटा, कि ये वायरस ह्यूमन पॉपुलेशन के भीतर कैसे आया, यानी कि HIV का इन्फेक्शन ह्यूमन के पॉपुलेशन के भीतर कैसे आया। तो अगर हम एड्स की हिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो एड्स ह्यूमन पॉपुलेशन में सबसे पहले 1920s में एंटर किया। ये बात है 1920s की, जब अफ्रीकन कंट्री में लोग जो है चिंपैंजी मंकी का शिकार करने निकले थे। उसी समय चिंपैंजी मंकी का ब्लड और अफ्रीकन ह्यूमंस का ब्लड जो है मिक्स हुआ और ये HIV वायरस चिंपैंजी से ह्यूमन पॉपुलेशन में एंटर किया। ठीक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कुछ लोगों का ये है कि सर मंकी से, चिंपैंजी मंकी से कैसे ह्यूमन के भीतर एंटर कर गया। तो बेटा ज्यादा इतना सोचने की बात नहीं है। चिंपैंजी मंकी घायल रहा होगा या फिर उसका ब्लड कहीं से निकल रहा होगा और उसने किसी ह्यूमंस को काटा होगा या कुछ भी हुआ होगा जिसकी वजह से ब्लड जो है मंकी का और ह्यूमंस का आपस में मिक्स हुआ और जिसकी वजह से HIV वायरस जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन में एंटर किया। ठीक है। लेकिन 1920s में भले ही ये वायरस ह्यूमन पॉपुलेशन में एंट्री किया, लेकिन फर्स्ट केस इसका जो NCERT लिखती है 1981 में सबसे पहला केस HIV का जो रिपोर्ट किया गया वो 1981 में अमेरिकन होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में पाया गया। ठीक है। और ये बात देखी गई कि जो अमेरिकन होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन थी वहां उनके भीतर अजीब से सिम्टम्स आने लगे जो नॉर्मली ह्यूमंस के बीच नहीं पाए जाते हैं। और बाद में ये पता चला कि ये सिम्टम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर आ गया है HIV का वायरस। ठीक है। तो सबसे पहली ये डेट हमें याद रखनी है कि सबसे पहला रिपोर्टेड केस जो आया एड्स का वो आया है 1981 में। और कहां आया, अमेरिका के होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में। ठीक है। तो अभी तक हमने बच्चों पढ़ा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स किस पैथोजन की वजह से होता है और एड्स की हिस्ट्री क्या है, यानी कि एड्स ह्यूमन पॉपुलेशन के भीतर कैसे एंटर किया। ठीक है। इतनी बात पढ़ लिया। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी इन्फेक्टेड पर्सन से पैथोजन पहुंचता है किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में, उस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं ट्रांसमिशन। तो HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसके लिए ये 4 बातें जिम्मेदार हैं। सर इन 4 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप HIV इन्फेक्शन से बच सकते हैं।
ठीक है, कौन कौन सी वो बातें हैं? पहली बातें हैं बच्चों बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में रहते हैं बिना प्रिकॉशन लिए, तो आपके अंदर भी एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड या ब्लड का कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, तो आपके अंदर भी एचआईवी के इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट का ये मतलब है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा यूज की हुई सिरिंज को हम यूज करते हैं, कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन यूज करता है, तो फिर उसको भी एचआईवी का इन्फेक्शन होने का पूरा खतरा रहेगा। ठीक है, इसलिए आप कभी देखते होंगे जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, जो इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो एक ही सिरिंज में ड्रग्स को लेते हैं और अपने बॉडी के भीतर एंटर्स करते हैं, और उसी सिरिंज को लेकर के कोई दूसरा भी अपनी बॉडी के भीतर एंटर्स करता है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी पर्सन जो है वो एड्स का इन्फेक्टेड है, तो फिर अगले वाले पर्सन को भी एड्स का इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो सिरिंज एक बार यूज कर लिया जाता है, वो सिरिंज दोबारा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो अगला है इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड। बच्चा, हम लोगों को पता होगा कि प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन फीटस के भीतर पहुंचता रहता है। तो इसी के साथ साथ एचआईवी का वायरस भी पहुंच जाता है फीटस के भीतर। अगर किसी मदर को एचआईवी का इन्फेक्शन है, तो उसके बच्चे में भी ये एचआईवी का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। जरूरी नहीं है कि 100% उस बच्चे को एड्स रहेगा। अगर ये बात पहले पता चल सके, अगर ये बात बहुत पहले पता चल जाए कि हाँ उस मदर को एचआईवी का इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर्स बचा सकते हैं उस बच्चे को। ऐसा चांस है कि उस बच्चे को मेडिसिन दे करके बचाया जा सकता है एड्स के इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये 4 बातें तुम्हें याद रखना है कि कैसे एड्स का ट्रांसमिशन हो सकता है। पहली बातें हैं बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, यानी कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में नहीं रहना है। दूसरी बात, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। तीसरी बात है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, और चौथी बात है इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड। ठीक है, एक बात और बता देना चाहता हूं कि एड्स जो है वो छुआछूत से नहीं फैलता बच्चा। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप बैठते हैं, उसके साथ सोते हैं या उसके साथ खाते हैं, तो फिर आपको एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए हमारा भी ये दायित्व है कि अगर हमें पता चल जाए कि कोई एड्स का इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसको सोसाइटी से बाइकाट नहीं करना है। हमको उसके साथ उठना बैठना है, उसके साथ हम हाथ मिला सकते हैं, उसके साथ बातें कर सकते हैं, उसके साथ हम खाना खा सकते हैं, बशर्ते इतना ध्यान रखना है कि कोई भी हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड का मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ट्रांसमिशन के बाद एचआईवी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चों। और एचआईवी का स्ट्रक्चर ये हमने बना रखा है, और इस एचआईवी के स्ट्रक्चर में देखो, पहले तो एचआईवी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये जो रेड से मैंने बना रखा है, ये है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ एसोसिएटेड होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और इस एंजाइम की सहायता से ये क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के बाहर 2 प्रोटीन की लेयर होती है। पहली प्रोटीन की लेयर को P24 कहते हैं, और दूसरी प्रोटीन की लेयर को हम कहते हैं P17। इसके बाद लिपिड की बाई लेयर होती है, जो रेड वाली दोनों लाइनें दिखाई दे रही है, ये लिपिड की बाई लेयर है। ठीक है, इस इन्फेक्टेड पर्सन के भीतर एचआईवी वायरस पहुंचता है, उसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनाता है ये लिपिड की 2 लेयर। ठीक है, उसी की लिपिड की 2 लेयर बना लेता है। इस लिपिड बाई लेयर से जुड़ा होता है एक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर जो बना होता है ग्लोब्यूलो प्रोटीन का। तो इस स्पाइक का जो बेस रीजन होता है उसको हम कहते हैं GP41, यानी कि ग्लोब्यूलो प्रोटीन 41, और जो हेड रीजन होता है उसको हम कहते हैं GP120। तो ये नाम याद रखने हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि जो एचआईवी वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए,
और इसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एसोसिएट होता है। इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर प्रोटीन की 2 कोट होती है, प्रोटीन की 2 लेयर होती है। पहली लेयर जो होती है उसको कहते हैं P24, दूसरी लेयर जो होती है उसको P17 कहते हैं। ठीक है, इसके बाहर लिपिड की बाई लेयर होती है, 2 लेयर लिपिड की होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनाता है ये वायरस। ठीक है, अब इस लिपिड बाई लेयर से जुड़ा होता है स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, और इस स्पाइक के टेल वो बेस वाले रीजन को हम कहते हैं GP41 और इसके हेड रीजन को हम कहते हैं GP120 कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है HIV वायरस का। तो आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। कल जो है हम इस HIV का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और इसका प्रिवेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।